हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और हम लोगों का टॉपिक चल रहा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए 5 लॉ होते हैं, जिसमें से 3 लॉ को हमने पहले स्टडी कर चुके हैं। अभी बचा है 2 लॉ, उसको हम लोग आज देखते हैं। ठीक, तो हमारा चौथा जो लॉ है बेटा वो क्या है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रपोर्शन ओ और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ये हमारा है चौथा लॉ। तो मैंने क्या कहा कि 3 लॉ को हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं। अभी बचा हमारे पास 2। दूसरे में 2 में से जो हम पहला आपको पढ़ा रहे हैं वो है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक, इस लॉ को दिए थे जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रिक्टर। इस लॉ को दिए थे रिक्टर ने दिया था। कब दिए थे? 1792 में, 1792 में दिए थे रिक्टर नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब ये लॉ हमको बताता क्या है? इस लॉ ने क्या कहा? इस लॉ ने कहा कि द रेशियो ऑफ मॉसेस ऑफ 2 एलिमेंट, द रेशियो ऑफ मॉसेस ऑफ 2 एलिमेंट ए एंड बी, 2 एलिमेंट ए एंड बी, which separately react with a fixed mass of other element, a fixed mass of other element C, a fixed mass of other element C, either simple O और फ्रैक्शन रेशियो ऑफ मॉसेस ऑफ A and B when they react mutually। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया लॉ। क्या करा लॉ कि द रेशियो ऑफ मॉसेस ऑफ 2 एलिमेंट ए एंड बी विच सेपरेटली रिएक्ट विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट सी, आइदर सिंपल और फ्रैक्शन रेशियो ऑफ मॉसेस ऑफ ए एंड बी व्हेन दे रिएक्ट म्यूचुअली। मतलब इसने कहा क्या? इसने कहा कि मान लीजिए कि 3 एलिमेंट आपस में रिएक्शन किए और अलग अलग कंपाउंड बनाए। याद रखिएगा, जब लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रपोर्शन की बात आएगी तो 3 एलिमेंट, जहां लॉ ऑफ रेसिप्रोकल या फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रपोर्शन की बात आई, वहां आप याद रखिएगा एलिमेंट कितने होंगे? 3। तो इसने कहा कि जो 2 एलिमेंट आपस में कंबाइंड किए और जो कंपाउंड बनाए, और वही वो एलिमेंट अगर मिलकर के तीसरे एलिमेंट से कंबाइंड किए और फिर कंपाउंड बना दिए, तो उसमें जो 2 एलिमेंट का रेशियो होगा और तीसरा एलिमेंट का जो रेशियो होगा उसका क्या होगा? वो सिंपल एक रेशियो में मिलेगा आपको या फिर फ्रैक्शन रेशियो में मिलेगा। अब उसको एग्जांपल लेके हम लोग अच्छे तरीके से जस्टिफाइड करते हैं। तो एग्जांपल हमको बता क्या रहा है? सपोज करिए, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, उसी से आप समझ जाएंगे। सपोज करिए मैंने कहा कि आपके पास है C और आपके पास है O और यहाँ पर है H। इसको ध्यान से देखिए, आप सब लॉ इसी में है। C, H और O, ये 3 एलिमेंट हुए। मैंने पहले बता दिया आपको, अगर 3 एलिमेंट तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रपोर्शन। ठीक, अब कौन कौन एलिमेंट है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये लोग रिएक्शन कर रहे हैं। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो बनाया H2O, और जब कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्शन किया तो बनाया CH4। चलिए देखते हैं हमारा क्या बता रहा है। जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके CO2 बनाएं तो इसमें रेशियो निकालते हैं। कार्बन का 12
ऑक्सीजन का 16 2 जा 32 मिला। ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें देखते हैं जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन किए तो क्या बना है CH4। इसमें हाइड्रोजन का 1 होता तो हो जाएगा 4 और इसका कितना होता है 12। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम बेटा कट करेंगे कितना आएगा 4:8 आएगा। इसको अगर हम कट करेंगे कितना आएगा 1:3 आएगा क्या 1:3 आएगा। ठीक, तो अब हमको यहां इससे मतलब नहीं है। अब ये देखिए 1:3 आ गया और यहां पर कितना आया 4:8 आया 4:8 और यहां पर 1:3। तो ये दोनों जब कंबाइन किए तो किस रेशियो में कंबाइन किए 1:3 में, और जब ये दोनों कंबाइन किए तो 4:8 में। तो यहां पर हाइड्रोजन का रेशियो कितना हुआ 1 और यहां पर ऑक्सीजन का रेशियो कितना हुआ 8। मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे तो 1:8 में ही करेंगे। इसको आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं हम लोग। हाइड्रोजन का होता है 1 2 हो जाएगा और इसका होता है 60 कितना आ जाएगा 1:8। यही हमारा होगा जस्टिफाई। यही हमको बता रहा है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन व लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक, अब हम लोगों के पास है कौन सा लॉ 5th लॉ। ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास 5th नंबर लॉ है गैलुशेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम गैलुशेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये 5 वाला हमारे पास लास्ट है। अब ये लॉ बहुत ही सिंपल है। इसको किसने दिया था गैलुशेक ने दिया था। किसने दिया था गैलुशेक ने दिया था। कब दिए थे 1808 में 1808 में दिए थे। ठीक, अब ये लॉ हमको क्या बता रहा है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये लॉ कहा कि यदि एक समान टेम्परेचर और प्रेशर हो तो कोई भी दो गैस या दो से अधिक गैस अगर रिएक्टेंट आपका गैस है वो रिएक्शन किए और बना दिए प्रोडक्ट, तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो दोनों गैस हैं उनका जो रेशियो होगा वॉल्यूम का, उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो हमेशा एक सिंपल रेशियो होगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर समझता हूँ। जैसे मैंने कहा कि H2 है और उसके बाद Cl2 है और ये दोनों आपस में रिएक्शन किए और बना दिए 2HCl। लेकिन याद रखिएगा कब, जब गैस हो, केवल गैस के लिए दिए थे ये। अच्छा ठीक है। अब अगर इनका वॉल्यूम देखिए, इनके सामने कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1। इनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1। इनका देखिए सामने कुछ नहीं तो 1 वॉल्यूम। ठीक, इनका देखे तो 2 वॉल्यूम। ठीक, तो अब ये भी गैस ये भी गैस ये भी गैस, तो अब इनका रेशियो हमको क्या मिलेगा 1:1:2, जो कि एक सिंपल रेशियो है। यही आपका था गैलुशेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। मतलब अगर रिएक्टेंट भी गैस है प्रोडक्ट भी गैस है, लिक्विड या सॉलिड के लिए यह लॉ अप्लीकेबल नहीं है। ये भी बात दिमाग में रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, गैस है। तो जो रिएक्टेंट का गैसियस वॉल्यूम होगा और जो प्रोडक्ट का गैसियस वॉल्यूम होगा, गैस का वॉल्यूम होगा, वो दोनों एक सिंपल रेशियो में होंगे। ये लॉ कहता है आपका गैलुशेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये भी टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अभी देखिए आपने पढ़ा 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके बाद आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आइए देखते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। तो देखते हैं अपना टॉपिक क्या टॉपिक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बेसिक बातें यहाँ पर। किसने दिया था, नाम से क्लियर है, जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने दिए थे। कब दिए थे 1808 में। इन्होंने भी 1808 में दिया था। आइए देखते हैं क्या दिया था। अब इन्होंने कुछ एटम के बारे में, सबसे स्टार्टिंग की बात है, ये प्रारंभ की बातें हैं। जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में अपना कुछ कॉन्सेप्ट दिया, उसको एक थ्योरी के रूप में दे दिया, जिसे हम लोग कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या क्या बात दिए थे, जैसे उन्होंने कहा कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिससे मिल करके एलिमेंट या मैटर बने होते हैं। इसके बाद फिर क्या कहा कि अगर किसी सेम एलिमेंट का एटम है, किसी सेम एलिमेंट का, किसी एक एलिमेंट का एटम जितना भी होगा उन सबकी प्रॉपर्टी जो होगी वो सेम होगी, उन सबकी साइज,
ठीक है, वो भी क्या होगी आपकी सेम होगी। इसके बाद फिर क्या बताया, इसके बाद कहा कि अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं तो उनका साइज, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी कुछ रहेगा, प्रॉपर्टीज, सब कुछ क्या होगा, डिफरेंट होगा। फिर क्या कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम का केवल रीअरेंजमेंट होता है, मतलब एटम टूट कर यहां से वहां नहीं जाता, उसका केवल रीअरेंजमेंट होता है। इसके बाद क्या कहा कि एटम्स आर इंडिविजुअल्स, माने एटम को पुनः हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, हालांकि ये बात गलत भी हुआ, बाद में आया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो एटम से ही आया। लेकिन ये डाल्टन जो एटॉमिक थ्योरी है उसने क्या कहा था कि एटम जो भी होते हैं वो आर इंडिविजुअल्स, माने इट कैन नॉट फर्दर डिवाइड, इसको हम पुनः दोबारा से विभाजित नहीं कर सकते। ठीक, आइए देखते हैं कुछ पॉइंट क्या क्या बताया। जैसे उन्होंने पहला पॉइंट बताया कि एटम एलिमेंट कंपोज्ड ऑफ, जो एलिमेंट होते हैं कंपोज्ड माने बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, एलिमेंट कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड, क्या कहते हैं हम लोग, एटम। माने जो एलिमेंट होता है उस स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उसी स्मॉल पार्टिकल को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या कहा कि एटम्स आर इंडिविजुअल, दैट इज, इसका मतलब एटम कैन नॉट फर्दर डिवाइड, मतलब कि एटम को हम पुनः डिवाइड नहीं कर सकते, बता रहा है इंडिविजुअल से। ठीक, इसके बाद तीसरी पॉइंट क्या कहा, तीसरी पॉइंट कहा कि एटम्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट माने डिफरेंट एलिमेंट के जो भी एटम रहेंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बस एक लाइन में काम हो गया हमारा, प्रॉपर्टीज। मानिए अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट का आइटम है, सपोज करिए आप, जैसे मैंने कहा ये सोडियम का आइटम आपने ले लिया, इसके बाद आपने कैल्शियम का एटम ले लिया, तो अब ये दोनों का एटम अलग अलग हो गया, एक सोडियम का एटम लिया, एक कैल्शियम का एटम लिया, तो दोनों अलग अलग एलिमेंट हो गए। इन दोनों का जो एटम होगा उन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर एलिमेंट डिफरेंट हो गया तो एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, जिसके कारण उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक, अब इसके बाद एक पॉइंट हमको और क्या कहा कि इन केमिकल रिएक्शन, अगर मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इन केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स अकर्स, माने कोई अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या होता है, एटम का रीअरेंजमेंट होता है। माने एक एटम चला गया उधर, दूसरा एटम इधर आ गया, मतलब कि जैसे क्लोरीन और हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का एटम चला जाएगा क्लोरीन के साथ, क्लोरीन का एटम चला गया हाइड्रोजन के साथ, इसी तरह रीअरेंजमेंट करके बना देते हैं कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स। ये सब बातें बताई थी। ठीक है, और एक बात था कि इन्होंने बताया था कि कंपाउंड एटम बनते हैं, माने जब एटम कंबाइंड करते हैं तो कंपाउंड एटम बनते हैं। इन्होंने मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं बताया। अच्छा, इनके कुछ लिमिटेशन भी थे। क्या क्या थे लिमिटेशन, जैसे कि देखा जाए इन्होंने जो है मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ नहीं बताया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कह दिया कि एटम जो होते हैं इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि एटम क्या होते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारी कमियां भी थी उसमें और बहुत सारी अच्छी भी बातें थी। ये था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक, आज हमने इस टॉपिक को भी कवर कर लिया। थैंक यू सो मच।